हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का जो ग्रेड 2 का पेपर है उसे हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप 2000 क्वेश्चन सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं जिसकी कुछ समय पहले तक सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल थी, अब उसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, यानी कि आप जहाँ पर रहते हैं अपने घर पर हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। ठीक है, बहुत कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नंबर आप लिख सकते हैं 877080। अगेन मैं लिख देती हूँ 8770803840 पर जाकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी बाय करना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी बाय कर सकते हैं, और यदि आप हार्ड कॉपी अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो भी आप इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस विकार का नाम बताइए जो ध्यान की कमी का कारण बनता है। यानी कि बच्चों की ध्यान में कमी होती है, बच्चा किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, एक अटेंटिव बच्चा यहाँ पर नहीं रहता है। तो क्या ये एक वाक विकार यानी कि डिसलेक्सिया हो सकता है, क्या ये डिसकैल्कुलिया हो सकता है, क्या ये डिसग्राफिया हो सकता है, या फिर ये जो लक्षण है ये ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के हैं, या फिर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है इसके ये विकार हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? बच्चे जब अटेंटिव नहीं होते या फिर किसी भी चीज़ को ध्यान से नहीं समझते हैं तो ये एक सिम्टम्स, ये एक लक्षण हो सकते हैं किसके? ADHD के। ठीक है, इसका हिंदी में अगर अपन अनुवाद करेंगे तो हिंदी में इसका अनुवाद होता है ध्यान अभाव विकृति। ठीक है, अनुवाद क्या हो जाएगा? अनुवाद हो जाएगा ध्यान अभाव विकृति। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आपको सारे नाम हिंदी में भी पता होना चाहिए और इंग्लिश में याद है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे बहुत सारी बार इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा प्रस्तावित कौन सा मॉडल व्यवहार, संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों के परस्पर क्रिया के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है? ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा प्रस्तावित कौन सा मॉडल, अल्बर्ट बांडुरा ने अपना बोबोडोल एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, उस व्यवहार के हिसाब से संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निशन और पर्यावरणीय कारकों के बीच में किस तरीके से क्रिया होती है, मतलब एक कॉग्निशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है मानव के कार्य को किस तरीके से डिफाइन करते हैं या उसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये सेल्फ एफिकेसी हो सकती है, आत्म प्रभावकारिता हो सकती है, क्या ये पारस्परिक नियतिवाद है, एक रेसिप्रोकल है, मतलब जितना ज़्यादा संज्ञान होगा पर्यावरण उसके उतना ही अपोजिट होगा, इस तरीके से रेसिप्रोकल चलेगी क्या चीज़ें, एक व्यक्तित्व सिद्धांत उनके द्वारा इसको नाम दिया गया है, या फिर एक सब्लिमेशन प्रोसेस, एक उर्ध्वपातक प्रक्रिया जो है, जो कि सिगमंड फ्राइड ने शब्द का प्रयोग भी किया था, सब्लिमेशन प्रोसेस, ये उसे बोला जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए एक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिस्ट थ्योरी जो है, पारस्परिक नियतिवाद सिद्धांत इसको दिया गया है। ठीक है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बोबोडोल का जो एक्सपेरिमेंट है जो कि अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया है, तो उसमें जो है कौन सी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म जो है, पारस्परिक नियतिवाद शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है। मान लो व्यक्ति का कोई व्यवहार है, उसको वापस से बढ़ावा देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पुनर्बलन के द्वारा, लेटेंसी के द्वारा, चंकिंग के द्वारा, या फिर पनिशमेंट के द्वारा। तो हम लोग चाहते हैं कि व्यक्ति कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उस व्यवहार को करता रहे, रिपीट करता रहे, बार बार करता रहे। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? उसके लिए हमें देना पड़ेगा यहाँ पर रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट यानी कि क्या देना पड़ेगा? पुनर्बलन हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सूचना को संभालने और अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रियाओं में शामिल होता है? क्या पूछा है? इनमें से कौन सा सिद्धांत? आपके सामने क्या है? आपके सामने 4 सिद्धांत है। हम लोग सूचना को स्टोर करके रखते, संभाल कर रखना मतलब कि वही हम लोग क्या कर रहे हैं, माइंड के अंदर उसको स्टोर करके रख रहे हैं और उससे अनुभव प्राप्त करके उसको आगे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो निम्नलिखित 4 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत यहाँ पर हो सकता है, या फिर कौन सी ऐसी थ्योरी है जो फोकस करती है सूचना को संभालने के लिए और उसको अपने अनुभव के अंदर डालने की कोशिश करती है? क्या वो सूचना प्रक्रियाकरण उपागम हो सकता है?
क्या वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कहलाती है, या फिर हम लोग इसे सोशल कॉन्टेक्चुअल यानी कि सामाजिक प्रासंगिक उपागम बोल सकते हैं। क्या हम इसे सोशियो कॉग्निटिव उपागम बोलते हैं, मतलब कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बोलते हैं, या फिर इसे साइकोसेक्सुअल अप्रोच यहाँ पर यानी कि मनोलैंगिक उपागम यहाँ पर बोला जाता है। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, हम लोग मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। मेमोरी वाले चैप्टर में क्या बोला जाता है, मेमोरी वाले चैप्टर में ये चीज़ें बोली जाती है कि किसी भी सूचना को आप संभालोगे, है ना, स्टोर करके रखोगे, उससे आपको अनुभव प्राप्त होंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रिसीव करना, अनुभव को प्राप्त करना एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर कंसीडर किया जाता है। नॉर्मल कोई भी प्रकार नहीं बताया कि सूचना कैसी है, साइकोसेक्सुअल है, कॉग्निटिव इन्फो है, सामाजिक इन्फो है, कोई इन्फो नहीं है। सिर्फ एक बेसिक सा शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका नाम लिया जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, है ना। इसे सूचना प्रक्रिया उपागम के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जाहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है। तो यहाँ पर हमें जो जाहोदा है, एक मनोवैज्ञानिक है अमेरिका के, उनकी थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से जाहोदा के मानसिक स्वास्थ्य के घटक में से कौन सा आता है। क्या डिपेंडेंसी आती है, क्या समाज से अलग होना उनके सिद्धांत में आता है, या फिर फ्रीडम स्वतंत्रता आती है, या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ यानी कि स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना जाहोदा के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के घटक के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा पहले थ्योरी इसके बारे में देख लेते हैं। देखो बहुत कुछ नया आपको यहाँ पर इस थ्योरी से सीखने को मिलेगा। इन्होंने 6 क्राइटेरिया बताए, मतलब 6 तरीके बताए, एक तरीके से जीवन जीने के 6 तरीके हैं। एक इनका पूरा नाम मैं बता देती हूँ, जाहोदा लिखा हुआ है यहाँ पर। ये एक लेडी है, इनका पूरा नाम है मारिया जाहोदा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया है, इनका जो एक थ्योरी है इसको आइडियल मेंटल हेल्थ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आइडियल मेंटल हेल्थ थ्योरी, ठीक है। पहली बात तो इनका पूरा नाम मारिया जाहोदा है, ये एक फीमेल मतलब महिला है। इनकी थ्योरी को आइडियल मेंटल हेल्थ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 6 पॉइंट या फिर जीवन जीने के 6 क्राइटेरिया, 6 तरीके इनके द्वारा बताए गए हैं। कौन कौन से वो 6 पॉइंट है वो आपको अपनी लाइफ में भी फॉलो करने हैं और CDP के लिए आपको ध्यान भी रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ। आपने स्टेटस पर देख लिया होगा, मैंने अपलोड भी कर दिया था, ये वाली चीज़ बहुत सही लगी मुझे, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ, हमेशा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। ये इनका पहला क्राइटेरिया है, ठीक है। तो पहले की बात हो गई। दूसरे की बात करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल, मतलब अपने आप को कंप्लीट समझो। हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हिंदी में बोलें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग नहीं बोलते आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाना, मतलब कि हम लोग क्या है, एक मानवतावादी है। ऐसे नहीं कि एक मोह माया लालच वगैरह से हम लोग क्या है, परे हैं। तो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाना चाहिए हमारी लाइफ में। हम लोग जिस स्टेज पर है वहाँ पर हमें सारी चीज़ें पूरे तरीके से समझ आनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सही का साथ देना, गलत को रोकना, ये वाली सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आ जानी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाना, आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाना। तीसरा है रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, हिंदी में लिख देती हूँ, यहाँ पर हमारे अंदर जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसको रेजिस्ट करना, उसको रोकने की कोशिश करना, तनाव को खत्म करने की कोशिश करना। हमेशा तनाव को अपने जीवन में कम करके रखना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है पर्सनल ऑटोनॉमी रखना, ठीक है। खुद को हमेशा बोल सकते हैं कि खुद को हमेशा सर्वोपरि रखना, अपने कार्यों को सर्वोपरि यहाँ पर रखना। ये इनका अगला पॉइंट यहाँ पर बताता है, क्या बताता है, पर्सनल ऑटोनॉमी, ठीक है। अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मतलब हमेशा रियलिटी से जुड़े हुए रहना, जो सच है, जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है उन चीज़ों से कनेक्टेड रहना, रियलिटी सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखना। ये इनका 5वां पॉइंट है। और इनका लास्ट और 6th पॉइंट है एडेप्टिंग टू एंड मास्टरिंग द एनवायरनमेंट। एडेप्टिंग टू का मतलब क्या होता है,
एडेप्टिंग टू का मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। एडेप्टिंग टू जैसा भी मतलब अभी का इन्वायरमेंट ऐसा चल रहा है कि घर पर रहना ज़्यादा सेफ है, ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर एडेप्टिंग टू होना, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना। मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका व्यू जो है, जिनका देखने का जो नज़रिया है हम लोगों से मैच नहीं करता, या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए नया है, उनका हमारे लिए नया है, तो उस व्यक्ति की सोच को भी स्वीकार करें, तो वो चीज़ आ जाती है एडेप्टिंग टू। और मास्टरिंग द इन्वायरमेंट मतलब कि एक मास्टरी कर ले, आप हर चीज़ को अच्छे से समझें, मतलब एक आइडियल पर्सन जो होता है ना, उस तरीके का हम लोगों को बनाने की बात करी है किसने, मारिया जाहूदा ने। एक बार और सारे पॉइंट बोल देती हूँ। सबसे पहले तो हमेशा क्या रखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना पड़ेगा, पहला पॉइंट है। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। आत्मसिद्धि मतलब हमारे अंदर मानवता के वो सारे गुण होना चाहिए जो कि एक आइडियल पर्सन के अंदर होते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तीसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया स्ट्रेस को ख़त्म करना। स्ट्रेस को यानी कि हिंदी में होता है तनाव। तनाव को हम क्या करें, कम करने की कोशिश करें। तो तनाव को कम करना यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। अब मैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिख रही हूँ। देखो, अब अगले फोर्थ पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पर्सनल ऑटोनॉमी। पर्सनल ऑटोनॉमी को हिंदी में क्या बोला जाएगा, चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, व्यक्तिगत स्वायत्ता, ठीक है। खुद को भी सर्वोपरि रखना है, खुद के लिए भी कुछ करना है, मतलब कि कुछ अपने नियम कानून होते हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो ये व्यक्तिगत स्वायत्ता के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये चीज़ हो जाती है हमारी पर्सनल ऑटोनॉमी। अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर यदि बात करें तो एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, सत्य से हमेशा जुड़े हुए रहना। जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ें सही है उनका हमेशा साथ देना। तो सत्य से जुड़े हुए रहना, ये इनकी बात है, एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी इनका अगला पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है एडेप्टिंग टू, मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति को होना चाहिए। एडेप्टिंग टू मतलब कि कोई भी चीज़ें हैं आप उसको क्या करिए, स्वीकार करिए, ठीक है। तो स्वीकार्य हिंदी में अगर अपन बोले तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को होना चाहिए स्वीकार्य। और इन्वायरमेंट में मास्टरी होना चाहिए। मास्टरी मतलब आप पर्यावरण को अच्छे से समझने वाले होना चाहिए। आसपास इन्वायरमेंट में जितने भी जीव जंतु सभी हैं उनकी सुरक्षा करना, वो सारी चीज़ें आपका भाव जो है आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट जो है किसके द्वारा बताए गए हैं, मारिया जाहूदा जो है इनके द्वारा बताए गए हैं। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जाहूदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है। तो मिला लेते हैं। डिपेंडेंसी के बारे में उन्होंने बोला था क्या, नहीं बोला था, ठीक है। दूसरा है समाज से अलग होना। समाज से अलग होने की बात उन्होंने बोली थी क्या अपने मेंटल हेल्थ, आइडियल मेंटल हेल्थ में, नहीं बोली थी। स्वतंत्र होने की बात बोली थी क्या, नहीं बोली थी। अगला पॉइंट है स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स वन सेल्फ। सबसे पहला पॉइंट उनका यही था कि स्वयं के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और रिवाइज करते हुए चलते हैं कौन कौन से 6 पॉइंट है। सबसे पहले सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाए, खुद के प्रति एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि वाली बात एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तनाव को कम करने वाली बात, एक व्यक्तिगत स्वायत्ता वाली बात, हमेशा सत्य से जुड़े हुए रहना, और प्रकृति में काफ़ी ज़्यादा एडेप्टिंग होना, हर चीज़ को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें लग रहा है ZPD का है, ठीक है, वाइगोत्स्की का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पर करेगा। सबसे पहला है, एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है और मार्गदर्शन के साथ वह क्या क्या कर सकता है। क्या ये ZPD को बताता है क्या ये निकटस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को बताता है क्या। दूसरा है अकादमिक ज्ञान आधारित परीक्षणों से मुक्त बुद्धिमत्ता का पता चलता है। तीसरा पॉइंट है बच्चा अपने दम पर आवश्यक कौशल विकसित कर सकता है। और अगला पॉइंट है स्वयं सब कुछ स्वयं ही खोज कर लेता है। तो ZPD क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हमें पता है कि जो ZPD है जो वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके अंदर किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, व्यक्ति किसी की मदद से क्या कर सकता है और किसी की मदद के बिना क्या कर सकता है, वो हमें कौन बताता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र बताता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए कि एक शिक्षार्थी जो है, शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है या क्या कर सकती है, लड़का और लड़की हुआ तो, और मार्गदर्शन के साथ वह क्या हासिल कर सकता है। मान लो हम लोग जो है
बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, तो बच्चे हमारी हेल्प के बिना क्या कर सकते थे, मान लो हमारी हेल्प के बिना, हमारी मदद के बिना बच्चों को 100 में से केवल 40 नंबर ही आ रहे थे, लेकिन जब हमने उनको हेल्प करी तो उनको 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, जो कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते उसके बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, उसके बीच का डिफरेंस ही ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और हिंदी में निकटस्थ विकास का क्षेत्र यहाँ पर बताता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यही चीज़ें आती है। और एक और चीज़ इसके अंदर होती है, एक और चीज़ क्या होती है, एक और चीज़ होती है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, है ना। इसको हिंदी में बोले तो अधिक ज्ञानात्मक क्षेत्र आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, ठीक है, हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा। एक शब्द और इनके द्वारा यूज़ किया गया है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ढांचा, और इंग्लिश में हम लोग उसे बोलते हैं स्के फोल्डिंग। ठीक है, इसके फोल्डिंग एक बाहर से मिलने वाली मदद होती है। तो ये 3 शब्द जो है वाइगोत्स्की के द्वारा प्रयोग किए गए। हमसे सिर्फ सीधा सा पूछा था कि ZPD का मीनिंग बता दो, कंफ्यूज करने वाली चीज़ थी नहीं। एक शिक्षार्थी मदद के साथ क्या कर सकता है और बिना मदद के क्या कर सकता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम तैयारियों के ऊपर जोर देता है, मतलब बच्चे को एक प्रिपेयर करने के ऊपर जोर देता है ना। एम्फेसाइज मतलब कि प्रभाव डालता है। सबसे पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, और अगला है तत्परता का नियम। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला है, बच्चों को रेडी करने की, एक प्रिपेयर करने की बात हो रही है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस ही लगेगा ना, प्रिपेयर करना, यानी कि बच्चों को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं मतलब कि तैयार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं मतलब कि प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, तत्परता का नियम। ये चीज़ हमें क्या बताती है, ये चीज़ हमें यहाँ पर बताती है तत्परता का नियम। ओके, आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन लर्निंग मेथड क्या होती है, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार अधिगम पद्धति में क्या होना चाहिए, क्या होता है अधिगम पद्धति के अंदर, यदि हम लोग बात करें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान की। ठीक है, पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। बच्चों को वैज्ञानिक विचार पूरी तरीके से पता चलते हैं, बच्चे मार्गदर्शन के बिना काम करते हैं, बच्चे शिक्षा का पूरा मार्गदर्शन करते हैं, या फिर शिक्षक जरूरत पड़ने पर इनपुट देता है। जब शिक्षक बच्चों को आवश्यकता लगती है कि यार थोड़ी सी हेल्प हम लोगों को लगेगी, तो टीचर वहाँ पर उनको इनपुट दे देगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान विधि, या फिर आप इसको एक ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोल सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में टीचर जो है किस तरीके से बच्चों की मदद कर सकता है, तो यहाँ पर टीचर्स गिव्स इनपुट व्हेन नीडेड। यहाँ पर देखो बच्चों को खुला लैब में छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर जहाँ पर भी शोध होता है वहाँ पर छोड़ दिया जाता है कि आप रिसर्च करिए। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो टीचर यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए रेडी है, लेकिन कार्य आपको खुद करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शिक्षक जरूरत पड़ने पर इनपुट यहाँ पर दे सकता है। बाकी ऑप्शन गलत क्यों हुए, डेफिनेट सी बात है, डाउट आएगा, तो बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों को वैज्ञानिक विचार पूरी तरीके से पता चलते हैं। ठीक है, तो हमें ढूंढना था कि वैज्ञानिक अनुसंधान जो अधिगम पद्धति है इसके अंदर क्या क्या कार्य हो सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चे मार्गदर्शन के बिना काम करते हैं और शिक्षक बच्चों का पूरा मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो अब या तो कोई भी एक ऑप्शन गलत होगा, या तो बी गलत होगा, या फिर सी गलत होगा। यहाँ पर टीचर जो है बच्चों का क्या कर सकते हैं, इनपुट जरूरत पड़ने पर उनको गाइड कर सकते हैं। पूरा मार्गदर्शन करना मतलब पूरे टाइम गाइड कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है, बच्चों को लैब में खुद से संभवतः खुद ही कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, और बच्चे मार्गदर्शन के बिना कार्य करें ये भी गलत है, क्योंकि ये इन दोनों को हटाकर हम लोगों ने क्या लगाया, तीसरा स्टेटमेंट लगाया कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, और ऐसा भी नहीं है कि पूरे टाइम टीचर आपके सर पर खड़ा रहेगा कि तुम ये करो ये मत करो, ऐसी सिचुएशन भी नहीं बनेगी। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया, और पहला ऑप्शन बोल रहा था कि बच्चों को वैज्ञानिक विचार पूरी तरीके से पता चलते हैं। जरूरी नहीं है ना, बच्चा तो शोध करने गया है। अब बहुत सारी बार ऐसा होगा, जैसे कि हमारे एडिसन है, बल्ब बनाने गए थे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने गलत किए थे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को वैज्ञानिक विचार जो है साइंटिफिक आइडिया एकदम से आ जाएगा, है ना, वो डिस्कवर कर ही लेगा। बहुत सारी बार गलत शोध करेगा, तब जाके उसको एक फाइनल अपना जो एक्सपेरिमेंट करने वो बैठा है उसको कंप्लीट कर पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट भी एकदम से राइट नहीं है। राइट क्या है, शिक्षक जरूरत पड़ने पर इनपुट यहाँ पर दे सकता है ना, और देना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा बड़ा है, इधर लिखा हुआ है एक बच्चे, है ना। उसके बाद पढ़ते हैं, एक बच्चे के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बच्चे को उनके शिक्षकों के द्वारा ध्यान से देखा जाता है। एक बच्चे को टीचर जो है पूरा एनालिसिस कर रहा है, उसके टीचर के द्वारा उसका ध्यान से अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि उसके दोस्तों क्योंकि उसके दोस्तों को परेशानी का कारण जाना जाता है। भले ही बच्चे ने कुछ भी गलत ना किया हो, निम्नलिखित में से कौन सा इसका वर्णनात्मक है। देखो अब क्वेश्चन कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, तो 2 मिनट हम लोग रुकते हैं, एक बार इसको इंग्लिश में भी पढ़कर देखते हैं कि इंग्लिश में क्या बोल रहा है ये। अ चाइल्ड इज वॉच्ड केयरफुली बाय हिज टीचर्स। एक बच्चे को, अ चाइल्ड मतलब एक ही बच्चे को बहुत सारे टीचर्स के द्वारा एनालिसिस किया जा रहा है, देखा जा रहा है ना। हिज फ्रेंड्स, बिकॉज हिज फ्रेंड्स आर नोन टू cause trouble even though the child has never done anything wrong, which of the following is descriptive of this। मतलब यही क्वेश्चन है कि आपको इसको समझना है आखिर ये स्टेटमेंट बोलना क्या चाहता है। क्योंकि उसके दोस्तों को परेशानी का कारण जाना जाता है, मतलब कि यहाँ पर उसके जो फ्रेंड्स हैं उस बच्चे के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। देखो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। एक बच्चा जो है, एक बच्चा ना बहुत ही ज़्यादा शरारती है, लेकिन ये बात टीचर को पता नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बच्चा सभी आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको परेशान करता है, लेकिन टीचर की नज़रों में वो बहुत ही ज़्यादा आइडियल बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चा है। तो टीचर उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उस बच्चे ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी टीचर देख रहे हैं क्योंकि दूसरे सारे बच्चे उसकी कंप्लेन कर रहे हैं कि इस बच्चे ने या फिर हमारा जो ये फ्रेंड है ये हमको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। एक बच्चे की कंप्लेन आई, 2 की आई, ऐसे 5-6 के बच्चों की कंप्लेन आ गई है। तो टीचर उस बच्चे को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने तो आज तक इसको गलती करते हुए नहीं देखा था। ठीक है, तो ये क्या है, क्या ये एक एल्गोरिदम है, क्या ये एक पारगमन तर्क है, ट्रांसकंडक्टिव रीजनिंग हम इसे बोल सकते हैं, क्या ये स्वाभानुविकी है, या फिर ये समन्वय ह्यूरिस्टिक मेथड आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ हो सकती है, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है, तो ये होगी हमारी रिप्रेजेंटिवनेस ह्यूरिस्टिक मेथड। अब इसका अपन थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, आखिर ये अभ्यावेदन वाली चीज़ें क्या होती है और किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को पूरा भूल जाओ, क्योंकि थ्योरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो पहले थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं, फिर क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। 3 प्रकार के स्वभावानुवी प्रक्रिया इसको बोला जाता है। 3 प्रकार की प्रक्रियाएं ये होती है। सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेबल प्रक्रिया होती है। इसको आप एक तरीके से प्रोबेबिलिटी मान सकते हो। प्रोबेबिलिटी की हम लोग मैथ्स में क्वेश्चन करते भी हैं, और हिंदी में बोला जाता है संभावना। किसी भी चीज़ के होने की कितनी संभावना होती है, आज वर्षा होने की कितनी संभावना है, आज बारिश होने की कितनी संभावना है, वो इस मेथड के थ्रू निकाला जाता है। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है। तो देखो अभी एक एक करके सारे पॉइंट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेबल की। रिप्रेजेंटेबल में क्या होता है, एक बहुत आसान एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। मान लो मैं एक ऐसे मार्केट में गई, मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, अपने सब्जियाँ वगैरह खरीदने के लिए गई। तो मैं जिस मार्केट में गई वहाँ पर वेजिटेरियन खाना भी मिलता है और नॉन वेजिटेरियन फूड जो है दोनों ही मिलते हैं। तो बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे जज किया, क्योंकि मैं तो नॉर्मल अपने जो डेली सब्जियाँ वगैरह होती है वो लेने के लिए गई थी, आलू भिंडी वगैरह लेने के लिए गई थी। लेकिन क्योंकि उस मार्केट में नॉन वेजिटेरियन मटेरियल्स जितने भी होते हैं वो सारी यानी मांसाहारी चीज़ें भी मिलती है, तो लोगों ने मुझे क्या जज किया कि ये लड़की जो है, जो अभी अभी अंदर गई है, ये नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो ये लोगों का परसेप्शन है, ये लोगों के सोचने का नज़रिया है। तो उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो लड़की है ये नॉन वेजिटेरियन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, हो सकती है मतलब कि क्या बताई उन्होंने, पॉसिबिलिटी बताई, और इस तरीके से उन्होंने बताया कि इसके होने के चांसेस कितने हैं, 90% है कि ये नॉन वेजिटेरियन हो, कि ये लड़की मांसाहारी यहाँ पर हो सकती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हमारी रिप्रेजेंटेबल कहलाती है। दूसरी भी पढ़ लेते हैं, तीसरी भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, दूसरी यहाँ पर होती है अवेलेबिलिटी। ठीक है, दूसरी क्या होती है, अवेलेबिलिटी होती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है उपलब्धता, है ना। उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, उपलब्धता बोला जाता है। अब ये चीज़ किस तरीके से वर्क करती है, हम लोगों को सिर्फ इतना सा समझना है। मान लो कि हम लोग एक सुपरमार्केट में जाते हैं। ठीक है, हम लोग एक सुपरमार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें खरीदने की हम लोग कोशिश करेंगे।
जैसे कि सुपरमार्केट में हम लोग गए, हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी और हमारा ध्यान जो है सिर्फ एक ही चीज़ पर हमेशा जाता है। मान लो पर्टिकुलर कोई भी चीज़ आपको पसंद है, उस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान जाता है और किसी भी चीज़ के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है। मान लो एक वही सुपरमार्केट वाला ही एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। हम लोग डेली मॉर्निंग में जाते हैं मिल्क का पैकेट लेने के लिए, ठीक है, मिल्क चाहिए होता है तो हम लोग चाय बनाने के लिए मिल्क का पैकेट लेने जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो है अपने मिल्क के पैकेट वहाँ पर डिलीवर करती है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ अमूल के ऊपर ही जाता है, अमूल पैकेट के ऊपर ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसका जो ब्रांडिंग है इतनी अच्छी तरीके से हो रखी है कि उसके अलावा हम लोग किसी भी चीज़ को बाय करते ही नहीं है, ठीक है। या फिर ये एग्जाम्पल भी हटा दो और कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो मान लो अभी दुनिया में इतनी, दुनिया भी नहीं, इंडिया के अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। इंडिया के अंदर अभी इतना सारा जीडीपी इतना कम हो गया है और बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, हमारी सीमा पर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन ये जो इंडिया की मीडिया है ये क्या कवर कर रही है? सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उसके ड्रग्स के जो केसेस हैं उन केसेस को कवर कर रही है। मतलब दुनिया के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया की जो मीडिया है, अपनी भारत की जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट को कवर करें, बाकी सारी चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो इस प्रकार की चीज़ों को या इस प्रकार के अनुमान को, इस प्रकार की ह्यूरिस्टिक को क्या बोला जाता है? अवेलेबिलिटी, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, इस प्रकार की ह्यूरिस्टिक को क्या बोला जाता है? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप एक बार और समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के ऊपर ही ध्यान जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक यहाँ पर कहलाएगी, ठीक है। और रिप्रेजेंटेबल वाला हमने समझ ही लिया था। रिप्रेजेंटेबल ह्यूरिस्टिक क्या होता है? इसमें क्या होता है, किसी भी एक चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ का अनुमान लगा लिया जाता है। मान लो पर्टिकुलर अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक वेजिटेरियन, एक शाकाहारी लड़की किसी मांसाहारी या फिर एक सुपरमार्केट के अंदर जाती है तो उसको क्या मान लिया जाता है कि ये भी क्या होगी, ये भी यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन होगी, ठीक है। तो एक चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ का अनुमान लगाना रिप्रेजेंटेबल कहलाएगा और पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना क्या चीज़ कहलाएगा? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर है। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं। तीन प्रकार के जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के केसेस होते हैं, प्रायिकता के केसेस होते हैं। तो तीसरा केस यहाँ पर क्या होता है? तीसरा केस होता है एंकरिंग ह्यूरिस्टिक, समन्वयक ह्यूरिस्टिकी, यानी कि स्वानुभूविकी प्रक्रिया। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको भी हम लोग एक काम करते हैं, सुपरमार्केट के एग्जांपल से समझते हैं या फिर किसी एक शॉप के एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो मैं एक ऐसे बड़े मार्केट में गई जहाँ पर हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर सेल वगैरह लगी हुई रहती है, ठीक है। तो मेरे को ख़रीदनी है एक वॉच, क्योंकि मुझे वॉच की बहुत नीड लग रही है, मेरे पास है नहीं और फ़ोन से टाइम देखना मेरे को पसंद नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैं वहाँ पर मॉल में मैंने बहुत सारी शॉप्स, जितनी भी दुकानें थी, सबको विज़िट किया। मैंने देखा घड़ी का प्राइस एक जगह 2000 है, एक जगह 1500 है, एक जगह 1700 है, क्योंकि उस पर क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। उनको पता है मॉल में जितने ज़्यादा लोग आएंगे, उतना जितना कम प्राइस हम लोग रखेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी सेल यहाँ पर रहेगी। तो मॉल वालों की थिंकिंग, या सुपरमार्केट वगैरह में जहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है लोकल शॉप्स से, तो वहाँ पर क्या हुआ, मैं वहाँ पर गई और मैंने वहाँ पर देखा कि यहाँ पर 2000 में भी मिल रही है, 1500 में भी मिल रही है और 1700 में भी मिल रही है। मिनिमम प्राइस क्या हो गया? 1500 रुपये। तो मैं वही घड़ी 1500 रुपये में खरीदूंगी तो मुझे ज़्यादा सही लगेगा। लेकिन जब मैं बाहर आती हूँ और एक लोकल शॉप पर आकर उसको चेक करती हूँ, वो घड़ी मुझे यहाँ पर दिखाई जाती है 3000 रुपये की। तो यहाँ पर क्या है, एंकर के ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से प्राइस रखेगा। यदि वो ये सोचता है कि यदि मैं कम प्राइस रखूँगा, अगर मैं 1500 रुपये का प्राइस रखता हूँ तो 4 लोग आकर खरीद लेंगे। लेकिन यदि अगर उसकी ये सोच होती कि मैं ज़्यादा प्राइस रखूँगा, अगर उसने प्राइस 3000 रुपये रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान ही उस चीज़ को खरीदेगा और कोई भी नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि वो किस तरीके से सोचता है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है यहाँ पर कि, है ना, क्या बोला गया था कि एक बच्चे को उसके शिक्षकों के द्वारा ध्यान से देखा जाता है क्योंकि उसके दोस्तों को परेशानी का कारण जाना जाता है, क्योंकि उसके दोस्त भी यहाँ पर परेशान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, और उस बच्चा जो है वो भी उनके साथ रहता है। लैंग्वेज को थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। मान लो 5 दोस्त हैं, ठीक है। अब इसमें से 4 दोस्त क्या कर रहे हैं, 4 दोस्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और उसमें से 5वां जो है थोड़ा ठीक ठाक है या फिर वो भी परेशान है। तो टीचर उसको जज कर रहा है क्योंकि टीचर ने उसको कभी भी नहीं देखा किसी दूसरे बच्चे को परेशान करते हुए। तो टीचर उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं
क्या ये 4 के जैसा भी ये 5वां बच्चा है? 4 बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है? मतलब उन्होंने कंप्लेन करी है कि ये 5वां जो है, ये जो बच्चा है अलग से, ये भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो टीचर क्या कर रहा है, इस बच्चे को जज करने की कोशिश कर रहा है। क्या सच में ये बच्चा दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा है क्या? या फिर टीचर इस तरीके का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये चीज़ें अभ्यावेदन, ह्यूरिस्टिक या फिर की जो प्रक्रिया है यहाँ पर कहलाएगी, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है, क्योंकि साइकोलॉजी में प्रोबेबिलिटी यानी कि पूर्वानुमान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें वर्क करती है। तो ये आपसे पूरा जो प्रोबेबिलिटी का जो संभावना क्षेत्र है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं, उसको हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। दिन में आपकी 2 बजे जो है इंग्लिश की क्लास है, और शाम को 5 बजे जो है आपका हिंदी का स्पेशल सेशन है, तो आप उसे अटेंड करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।